प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड में हम लोग रसायन विज्ञान के रेडियो सक्रियता टॉपिक से बनने वाले तमाम प्रश्न जो भी पीसीएस, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ एवं अन्य एक दिवसीय परीक्षा में अब तक पूछे जा चुके हैं या जिस तथ्य के आधार पर प्रश्न बनने की संभावना है उसके आधार पर हम संभावित प्रश्न को देखते हुए उससे संबंधित उत्तर हल करने का और उससे संबंधित डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न के अंतर्गत इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता या रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बैक्टेरेल ने की थी और आइटोइन हेनरी बैक्टेरेल ने 15 दिसंबर या 15 दिसंबर 1852 से 25 अगस्त 1908 तक इनका कार्यकाल रहा है। यह बेकेरेल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता और मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी के साथ इन्होंने रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी के अनेक अन्वेषण किए या रिसर्च किए थे इस पे, जिसके लिए इन तीनों को 1903 में भौतिकी में या फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक या न्यूक्लियस से आयनकारी विकिरण या आयोनाइजिंग रेडिएशन के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसे ऊर्जा निकालते हों विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल, बीटा कण, बीटा पार्टिकल और गामा कण, गामा रेस और इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणविक नाभि स्थिर नहीं होती है और जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को छोड़ते हैं वह रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है? तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु का नाभिक भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? तो रेडियोधर्मिता को क्यूरी द्वारा मापा जाता है। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करती है? तो रेडियोधर्मी तत्व जो होती है वह अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों विकिरण का उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज सर रदरफोर्ड ने किया था और अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ थे या रसायन वैज्ञानिक तथा भौतिक शास्त्री थे। उन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक भी माना जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का, और भौतिक रसायन के लगभग सभी प्रयोगों में उपयोग होने वाली अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बीच अंतर बताने वाले वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो गामा किरणों की खोज भी रदरफोर्ड ने ही की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रसिद्ध रसायनज्ञ भौतिक शास्त्री थे। उन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है और भौतिक रसायन के लगभग सभी प्रयोगों में उपयोग होने वाली अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बीच अंतर बताने वाले वैज्ञानिक भी रदरफोर्ड ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रेडियो एक्टिव किरण हीलियम के नाभिक के समकक्ष होता है? तो ये अल्फा किरण होता है या अल्फा रे होता है। अल्फा किरण हीलियम के नाभिक के समकक्ष होता है। अल्फा कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं और इनकी संरचना 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन के द्वारा होती है। रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी ये कण
नाभिक से उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जो नाभिक से निकलती है विकिरण, उनमें सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा किरणों की होती है। इस प्रक्रिया को गामा क्षय या गामा डैसी कहा जाता है। अपने ऊंचे ऊर्जा स्तर के कारण जैविक कोशिका द्वारा सोख लिए जाने पर अत्यंत नुकसान पहुंचा सकती है यह गामा किरण। और गामा किरण नाभिक में अल्फा और बीटा से निकलने से बनता है। यह सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण गामा किरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणें हैं, तो अल्फा किरणें कैसी किरण है? तो अल्फा किरणें मुख्यतः हीलियम से धनवेशित आयन होती है। इसमें अल्फा किरण या अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है, अतः अल्फा किरणें हीलियम परमाणु के नाभिक से बनी होती है। अल्फा किरणों का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है और इस किरणों पर 2 इकाई धनावेश होता है, मतलब दुगुना धनावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है, तो अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश 2 इकाई धनावेश होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें बनी होती है, तो बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। तो कुछ रेडियो सक्रिय नाभिकों जैसे पोटेशियम 40 से उत्सर्जित होने वाले उच्च ऊर्जा तथा उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को बीटा कण या बीटा पार्टिकल कहते हैं। ये एक प्रकार के आयनकारी विकिरण हैं, इन्हें बीटा किरण भी कहते हैं। रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कणों का निकलना बीटा क्षय या बीटा एजेंसी कहलाता है। बीटा कणों को ग्रीक वर्ण बीटा यानी बी द्वारा निरूपित किया जाता है तथा बीटा क्षय को 2 प्रकार का होता है। ये बीटा क्षय, एक में होता है बीटा निगेटिव तथा दूसरा में होता है पॉजिटिव, जिसमें क्रमशः इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो संभारिक का निर्माण बीटा कण के उत्सर्जन से होता है। बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व या परमाणु का क्रमांक बढ़ता है? तो ये बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश की बात की गई है यहाँ पे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा कण होता है। एक बीटा पार्टिकल का निर्माण नाभिक के क्षरण से होता है। एक बीटा पार्टिकल उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन ही होता है। बीटा पार्टिकल की ऊर्जा हानि से इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ऊर्जा अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि तो समान ऊर्जा अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बीटा कणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है, वो बहुत तेजी से विचलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहाँ करती है? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि बीटा किरणें ऋणात्मक आवेश हमेशा देती है और बीटा किरणें में ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाली किरण होती है। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है जो परमाणु नाभिक के
से रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। गामा किरणों के प्रोटॉन की ऊर्जा तब तक प्रेक्षित या अन्य सभी प्रोटॉन की ऊर्जा से अधिक होती है। सन 1900 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की थी, जब वे रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि गामा किरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरण नाभिक में अल्फा और बीटा से निकलने से बनता है गामा किरण, और यह सबसे अधिक वेदन क्षमता वाला किरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम आयनन क्षमता वह गामा किरण की होती है, क्योंकि गामा किरणें अति उच्च आवृत्ति की विद्युतचुम्बकीय तरंगें होती है। इनकी वेदन क्षमता अति उच्च होती है, परंतु आयनन क्षमता जो होती है इसकी, मतलब जो आयनित होता है, वह बहुत कम होता है। ये वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होते हैं? तो सबसे अधिक आयनन क्षमता सबसे अधिक आयनन क्षमता जो होगा वह अल्फा किरण का होता है। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या 2 की और द्रव्यमान संख्या 4 में कमी आती है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, उनकी आयनन क्षमता उच्च होती है और वायु में भेदन क्षमता लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो जब समस्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्षय हो जाता है उनका, तो वो अंतिम रूप से सीसा में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण की बात की जाए तो हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि यह अल्फा किरण है, अल्फा रेस है। तो अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, उनकी आयनन क्षमता उच्च होती है और वायु में भेदन क्षमता लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम एक रासायनिक तत्व है। इसकी खोज सन 1898 में मेरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने की थी। यह एक रेडियोएक्टिव तत्व है जिसके मुख्य समस्थानिक का द्रव्यमान 210 है, लेकिन इसके अलावा पोलोनियम के 10 अन्य समस्थानिक ज्ञात हैं जो आवर्त सारणी में किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो हम यूरेनियम तो है, थोरियम भी है, पोलोनियम भी है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारे डिस्कस किए हैं, लेकिन एल्युमिनियम जो है वह रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अन्वेषण करने हेतु निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब नाभिकीय विखंडन कराया जाता है और उसमें न्यूट्रॉनों पे जब रिसर्च करने हेतु, तो वो बोरोन का प्रयोग किया जाता है उसमें, और नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अन्वेषण करने हेतु बोरोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में हमारे पास जर्कोनियम जो है वह एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है, जबकि हम देखते हैं स्टेनिन और फ्रांसियम और ट्राइटियम, ये तीनों हैं। जर्कोनियम एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के चतुर्थ अंतवर्ती समूह यानी ट्रांजिशन ग्रुप का तत्व है। इस तत्व के 5
स्थिर समस्थानिक पाए जाते हैं जिनका परमाणु भार 90, 91, 92, 94, 96 है। कुछ अन्य रेडियोधर्मी समस्थानिक जैसे परमाणु भार उनका 89 भी है और ये कृत्रिम साधनों से निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो जो भी विक्टन वाला जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो उसे मूलतः हम पीवी यानी उसे हम, ये क्या हो गया, प्रीवियस तो नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, परमाणु क्रमांक में एक ही वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान में अपरिवर्तन होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। परमाणु क्रमांक में तो एक बढ़ जाता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं और बीटा कण के उत्सर्जन से नाभिक की द्रव्यमान संख्या तो कुछ भी नहीं बदलती लेकिन परमाणु संख्या में एक बढ़ जाता है। इसकी आयनन क्षमता अल्फा कणों से लगभग 1/100 गुना कम होती है लेकिन भेदन क्षमता उससे 100 गुना अधिक होती है। यह प्रतिदीप्त उत्पन्न कर सकती है तथा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में हम देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, उनकी आयनन क्षमता उच्च होती है और वायु में भेदन क्षमता लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सोडियम और 22 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? तो इससे बनने वाले पदार्थ जो होंगे वह मैग्नीशियम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 यूरेनियम और 236 और 87 यूरेनियम 224 में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे? तो इसमें लगभग 3 अल्फा और 1 बीटा कण उत्सर्जित होंगे क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो अगर किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को अगर डबल कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर में कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 92 यूरेनियम 238 को विघटित करके और 91 प्लूटोनियम 234 बनाता है तो कितने अल्फा और कितना बीटा कणों का उत्सर्जन होता है? तो इसमें एक अल्फा और एक बीटा कण का उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद लगभग 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो अगर रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम लगभग 140 दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की आधी मात्रा क्षय होने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है और यह काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः यदि 1 ग्राम पदार्थ 70 दिन में आधा रह जाता है तो अगले 70 दिन में वह फिर से आधा हो जाएगा, अतः कुल 140 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन का हो तो
4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना भाग शेष रह जाएगा। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि 4 दिन पश्चात उसका जो प्रारंभिक मात्रा रहेगा वह 6.1/4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो अगर एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है तो इस पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में लगभग 8 महीने लग जाएंगे, क्योंकि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है और इस पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में लगभग 8 महीने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेडियो प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विज्ञाविकता यानी रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है। तो वह जो किसी भी प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित या समय निर्धारित करने के लिए विज्ञाविकता या रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है, उसे हम कहते हैं कि कार्बन काल, और इसे C14 द्वारा भी इसमें क्या आयु ज्ञात किया जाता है उसका कि किस काल का है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की जब बात की जाए तो पृथ्वी के आयु का जो हम देखते हैं आंकलन किया जाता है वह यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग मृत पेड़ पौधों आदि की आयु के निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इससे ये पता लगा सकते हैं कि पेड़ पौधे कितना वर्ष तक या कितने वर्ष पहले तक जीवित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 में की थी। यदि यह क्रिया स्वतः होती है तो इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं, जबकि मनुष्य के द्वारा अगर कराया जाने पर होता है तो इसे कृत्रिम रेडियो सक्रियता कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है। तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमें न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी। तो परमाणु विखंडन की खोज ओटो हान ने की थी। ओटो हान एक जर्मन रसायनज्ञ थे और रेडियोधर्मियता और रेडियो केमिस्ट्री के क्षेत्र में अग्रणीय थे। 1938 में ओटो हान और लिस मिटर्नर ने परमाणु विखंडन की खोज की, लेकिन केवल उन्हें ही इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें परमाणु रसायन विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है और अभी हम देखते हैं कि भारत में जो भी हमारा पावर स्टेशन लगा हुआ है तो वह विखंडन के सिद्धांत पे ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक वितरण पैदा होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि संलयन की प्रक्रिया से सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। उसमें सारे उसके कण को एक जगह जमा किया जाता है, मतलब नाभिकीय संलयन का कार्य होता है वहाँ पर। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण = mc² से ज्ञात करते हैं।
तारों के अंदर यह क्रिया निरंतर जारी है। सबसे सरल संयोजन की प्रक्रिया है यह, जब 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोजन द्वारा एक हीलियम परमाणु का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय संयंत्रों में विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में मॉडरेटर या संलयन की प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों की बौछार को कम करने के लिए हैवी वाटर, जिसे हम कहते हैं मंदक के रूप में, इसका प्रयोग किया जाता है और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और रिएक्शन की दर कम करने के लिए कैडमियम और बोरोन की कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ यह है। तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी पानी होता है, यानी भारी जल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मियता मापी जाती है। तो रेडियोधर्मियता यह गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। और रेडियोधर्मियता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक यानी न्यूक्लियस से आयनकारी विकिरण या आयोनाइजिंग रेडिएशन के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं वह विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल या बीटा कण, बीटा पार्टिकल, गामा किरण, गामा रेज और इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणविक नाभि स्थिर नहीं होती है और जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को छोड़ते हैं रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। इनका मापन गीगर मूलर काउंटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम मूलतः अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करने वाले और 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और एक एटम बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा अवमुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो हाइड्रोजन बम का विकास सर एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था। एडवर्ड टेलर ने स्टेनिस्लॉव में एम उलम तथा कुछ अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का विकास किया था। हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को ही हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बम का जनक कौन है? एडवर्ड टेलर। कहाँ के हैं? तो वह हंगरी के हैं और वह लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। हंगरी में तो जन्मे लेकिन वह अमेरिका चले गए और अमेरिका के ही वैज्ञानिक बन गए और वहाँ की नागरिकता ले ली इन्होंने और इन्हें ही हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। विश्व में हाइड्रोजन बम का पहला सफल परीक्षण 1 नवंबर 1952 को अमेरिका द्वारा किया गया था। यह परीक्षण ईवी माइक के कूट नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ में हम देखते हैं कि गामा कण उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेडियोधर्मी तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वह हम देखते हैं कि रेडियो सोडियम का प्रयोग से मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा, बीटा और गामा की वेदन शक्ति को अपने अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है हमें। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गामा किरण की वेदन क्षमता होती है, उसके बाद बीटा किरण की और उसके बाद अल्फा किरण की। लेकिन आयनन की बात की जाए, आयनित की बात की जाए तो ठीक उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, उसमें हो जाएगा अल्फ़ा, बीटा और गामा। लेकिन वेदन क्षमता की बात की जाए तो यहाँ पे गामा, बीटा और अल्फ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मियता की खोज किसने की थी?
तो रेडियोधर्मियता या फिर रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। आइटोइन हेनरी बैक्वेरेल ने 15 दिसंबर और 1952 से 25 अगस्त 1908 तक एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री रहे हैं, जो नोबेल पुरस्कार भी उन्हें दिया जा चुका है। और ये बैक्वेरेल और मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी के साथ रेडियोधर्मिता के अन्वेषक यानी रिसर्चर के तौर पे इन तीनों ने काम किया, जिसके लिए तीनों को 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक या न्यूक्लियस से आयनकारी विकिरण आयोनाइजिंग रेडिएशन के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसे ऊर्जा निकालते हों विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल और बीटा कण बीटा पार्टिकल तथा गामा किरण गामा रेस और इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणविक नाभि स्थिर नहीं होती और जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को छोड़ते हैं रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। तो रेडियो सक्रिय जो होता है वह परमाणु के नाभिक के परिवर्तन में भाग लेता है, और रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं वह परिवर्तन में परमाणु के नाभिक में भाग लेता है। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोगों ने इससे बनने वाले तमाम प्रश्न को देखा, जो भी प्रश्न बन चुका है या जिसे जिन तथ्यों के आधार पर बनने की संभावना है। अगले एपिसोड में हम दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसके बारे में आवश्यक सुझाव दें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।